Hello everybody, I am Dr. Lakshmi Tripathi. I am working as a professor in Agra Public Pharmacy College, Agra, in the Department of Pharmaceutical Chemistry. I am here today to discuss on the topic extraction and isolation of fats and oils. Initially, in my previous lecture, I have tried to explain you all what are fats and oils, lipids, and the initial chemical introduction of fats and oils, and डिफ्रेंसिएशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ऑन देयर केमिकल बेसिस. अब इस लेक्चर में, आज के लेसन में हम आगे समझते हैं कि एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन कैसे किया जाता है फैट्स एंड ऑयल्स का. लेट्स स्टार्ट. एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फैट्स एंड ऑयल्स मिलते कहाँ से. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. सबसे बड़ा सोर्स एनिमल है. आप बटर लेते हैं, चीज़ लेते हैं, होल मिल्क लेते हैं, मिल्क क्रीम लेते हैं, लार्ड, फैटी मीट्स वगैरह, ऑल आर सोर्सेज ऑफ फैट्स, राइट. वी ऑब्टेन फैट्स फ्रॉम वेरियस एनिमल पोर्शंस, पार्ट्स. दे कैन बी एनिमल टिश्यूज़, दे कैन बी मिल्क. मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे घी हो गया, चीज़ हो गई, बटर हो गया. दीज आर ऑल तो मेजर सोर्स ऑफ फैट्स है. लेकिन एनिमल प्रोडक्ट से जितने भी फैट्स मिलते हैं वो जनरली सैचुरेटेड फैट्स हैं. सैचुरेटेड फैट्स का मतलब ऑयल. ये बात हम देख चुके हैं कि जब फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कॉम्प्लेक्स ग्लिसरॉल के साथ बनता है तो वो फैट्स कहलाता है, और जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स ग्लिसरॉल्स के साथ बनता है तो वो ऑयल बनता है. तो जो एनिमल फैट है वो बेसिकली फैट है, राइट. मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स है ग्लिसरॉल के साथ. अब आते हैं वेजिटेबल. वेजिटेबल ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल से आपको मिलता है ऑयल. मतलब वेजिटेबल से जो लिपिड्स मिल रहे हैं वो जनरली फैटी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स है ग्लिसरॉल के साथ, राइट. तो वेजिटेबल ऑयल से आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स भी मिल सकते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड भी मिल सकते हैं. मोनो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल्स हैं जैसे फ्रॉम सीड्स एंड नट्स ऑफ एवोकाडो, ऑलिव, पीनट, कैनोला एट्सेट्रा, राइट. और जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स हैं सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल. ये जनरली आप यूज़ में भी लाते होंगे इन चीज़ों को. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड. मतलब यहाँ पर इनका मेकअप के लिए, इनका बिल्डिंग ब्लॉक जो फैटी एसिड्स है उसमें मोर देन 1 पॉइंट अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स एंड वेजिटेबल ओरिजिन, ऑयल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीन ओरिजिन. सबसे बड़ा एग्जाम्पल कॉड लिवर ऑयल आप पढ़ते होंगे. कॉड लिवर ऑयल मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है. तो कॉड लिवर ऑयल सबसे फेमस एग्जांपल है मरीन ओरिजिन के ऑयल का. लेकिन उसके अलावा भी फिशेस एंड मरीन एनिमल्स लाइक सार्डिन्स, हेरिंग्स, सैल्मन्स, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स एट्सेट्रा, इनके टिश्यूज से जो ऑयल ऑब्टेन होता है वो मरीन ऑयल ऑब्टेन होता है, राइट. सो यहाँ से हमने देखा कि सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एनिमल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या फिर मरीन ऑयल्स हो सकते हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैट और ऑयल या फैटी एसिड का मैं सोर्स बताऊंगी वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है. आजकल जब से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एडवर्टाइज होना चालू हो गए हैं टीवी में, ये जो टर्म है वो बड़ा फेमस हुआ है, ठीक. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली लेनोलिक एसिड, अल्फा लेनोलिक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड है, राइट. ये भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ये डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, वॉलनट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं जिसमें वॉलनट हो गए, आपके बादाम हो गए, इन सब में ऑब्टेन होते हैं. और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. दे आर न्यूट्रिशनल, दे बिलोंग टू द
कैटेगरी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल क्यों? क्योंकि बॉडी हमारा इन्हें बना नहीं पाता और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें हम सिर्फ न्यूट्रिशन में, हम अपने डाइट में ले सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसे फैट एंड ऑयल खाने की कोशिश करना चाहिए, ऐसे फैट एंड ऑयल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिसमें रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड हों। तो दिस स्लाइड कंक्लूड्स द सोर्स ऑफ डिफरेंट फैट्स एंड ऑयल्स। अब हम आगे चलते हैं एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन पे। अब जब मैं एक्सट्रैक्शन की बात करती हूँ तो एक्सट्रैक्शन जो है फैट्स एंड ऑयल्स का वो 3 प्रोसेस से हो सकता है, रेंडरिंग से, प्रेसिंग से एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। रेंडरिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2। फर्स्ट इज वेट रेंडरिंग एंड द नेक्स्ट इज ड्राई रेंडरिंग। एक एक करके हम हर स्टेप को, हर प्रोसीजर को इलेबोरेट करके आपको समझाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं रेंडरिंग। What is rendering? Rendering is basically used for the isolation of animal fats. Process specific है, source specific है, right? I should say process क्या है आपका? source specific है। जैसे अगर मैं animal fat isolate करना चाहती हूँ या fat को animal tissue से isolate करना चाहती हूँ तो जो procedure of choice है वो है rendering। तो rendering is used for isolation of fat from animal tissues. Rendering is again of 2 types, wet rendering and dry rendering. इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि wet rendering और dry rendering क्या होता है। Wet rendering is basically used for extraction of eatable fat. Animal tissue से जो fat eatable purpose के लिए यूज़ किया जाना है उसकी जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वो जो एक्सट्रैक्शन है आप करेंगे वेट रेंडरिंग प्रोसीजर से। क्या होता है इसमें आप एनिमल टिश्यूज़ को चॉप करके एक कोनिकल सिलेंडर में फिल कर देते हैं। स्टेप 1 में आप एनिमल टिश्यू का साइज रिडक्शन करेंगे, आप उसे चॉप करेंगे और चॉप करके उसे कोनिकल बेस्ड सिलेंडर में फिट कर देंगे। कोनिकल बेस्ड सिलेंडर में, ये मान लीजिए कोनिकल सिलेंडर है, इसमें जब आपने चॉप्ड एनिमल टिश्यू को फिल कर दिया आप इससे स्टीम पास करते हैं। ठीक, स्टीम पास करने के कारण हाई टेम्परेचर पे जो चॉप्ड एनिमल टिश्यू था उसकी जो सेल्स हैं यहाँ पर उसके अंदर स्टीम जाती है और हाई टेम्परेचर होने के कारण स्टीम इसके अंदर का जो फैट है इसे सॉल्युबलाइज करके बाहर निकाल देती है। क्या है? आप फ्लो चार्ट में 3rd पॉइंट को देखिए। स्टीम इज ब्लोन थ्रू द सिलेंडर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब के प्रेशर पे स्टीम को आपने ब्लो किया, स्टीम अंदर गए और चॉप्ड एनिमल टिश्यू में साइज रिडक्शन कर दिया है, सेल ब्रेक रप्चर हो गए हैं, उसके अंदर से स्टीम जाता है और अंदर जितना भी फैट कंपोनेंट था उसे डिसॉल्व करके बाहर ले आता है। और फिर क्योंकि हमें पता है स्टीम जैसे ही ठंडा होगा वाटर में कन्वर्ट होगा और हमें ये बात पता है कि जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं आपके, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो क्या हो जाता है कि फैट जो है एनिमल टिश्यू से बाहर आ जाता है, वाटर में इनसॉल्युबल होने के कारण वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है ना, और लेयर बना के उसको ईजिली वाटर से, स्टीम जो कि कूल होकर अब वाटर बन चुकी है, उससे ईजिली आइसोलेट किया जा सके। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रोसेस से आप ईडेबल फैट ही क्यों ऑब्टेन कर सकते हैं, ईडेबल फैट क्यों आसानी से मिलता है। भाई इसमें क्या किया आपने, सेल को चॉप कर, साइज रिडक्शन करके आपने सेल को एक्सपोज कर दिया, इंडिविजुअल सेल रप्चर नहीं किया और स्टीम अंदर गया, स्टीम ने सेल के अंदर का जितना भी फैट था उसको सॉल्युबलाइज करके बाहर निकाल लिया, राइट। तो अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड टिश्यूज़ वगैरह बाहर नहीं आते हैं, इसलिए ये जो हाई ग्रेड क्वालिटी का फैट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब अगर मैं इसको ड्राई रेंडरिंग मेथड से कंपेयर करूँ तो ड्राई रेंडरिंग मेथड में क्या करते हैं कि एनिमल टिश्यू जो है उसे क्रंच कर देते हैं, ठीक है। वो आप टैंक ले लेते हैं, मेटल टैंक ले लेते हैं और मेटल टैंक इस तरह का होता है कि इसमें यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं, राइट।
एनिमल टिश्यू आप उसमें डाल देते हैं और उसको ब्लेड्स को मूव करने लगते हैं, जैसे हमारे घर में मिक्सर होता है। तो जब हम ब्लेड्स को मूव करते हैं तो एनिमल टिश्यू कटता चला जाता है, और ये जो एनिमल टिश्यू है इसके अंदर से स्टीम पास की जा रही है, मतलब ब्लेड से वो एनिमल टिश्यू कटता भी चला जा रहा है और उसके अंदर से स्टीम भी पास की जा रही है। तो सेल रप्चर होते हैं, स्टीम जब उसके कांटेक्ट में आती है तो वो अंदर फैट वगैरह को सॉल्युबल करके सेपरेट कर लेती है, सेल स्ट्रक्चर से सेपरेट कर लेती है। और जैसे ही स्टीम आपकी ठंडी होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, तो फैट क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल है वो आइसोलेट होके सेपरेट आउट हो जाता है आसानी से। लेकिन ड्राई रेंडरिंग प्रोसेस को जनरली नॉन ईडेबल फैट, ड्राई रेंडरिंग प्रोसेस को जनरली नॉन ईडेबल फैट के आइसोलेशन में यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या हुआ, आपने क्रंचिंग साथ में करी है, ब्लेड्स के साथ टिश्यू की क्रंचिंग साथ में करी है और स्टीम आपने यहाँ पे ब्लो करी है, तो कई सारे अनवांटेड कंपोनेंट्स भी स्टीम के साथ एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाते हैं। तो ये जो फैट की जो ग्रेड है, ये जो क्वालिटी है फैट की, ये उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वेट रेंडरिंग प्रोसेस से होती है। तो यहाँ से आप ये बात समझ पाए होंगे कि किस तरह से वेट रेंडरिंग प्रोसेस में आपने ईडेबल एनिमल फैट को आइसोलेट किया और ड्राई रेंडरिंग प्रोसेस में आपने नॉन ईडेबल एनिमल फैट को आइसोलेट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रेसिंग। प्रेसिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ईडेबल ऑयल फ्रॉम सीड्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कॉटन सीड ऑयल। या आपका कोकोनट ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, ग्राउंडनट ऑयल आता है। तो इन सब ऑयल्स को उनके सीड से आइसोलेट करने का जो प्रोसीजर है, एक्सट्रैक्ट करने का और फिर आइसोलेट करने का जो प्रोसीजर है, उसको हम कहते हैं प्रेसिंग, राइट। प्रेसिंग सिर्फ वेजिटेबल ओरिजिन के ऑयल्स को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल टिश्यू से फैट्स एंड ऑयल्स को आइसोलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। प्रेसिंग में क्या करते हैं, ये एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये एक प्रेसर का डायग्राम है, मशीन का डायग्राम है जो ऑयल की प्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिकली स्टेप क्या है कि जो ऑयल है, ऑयल सीड्स को आप स्टील रोलर्स के बीच में पास करते हैं। तो जब ये सीड्स होती हैं, ये रोलर्स के बीच में पास होती हैं, तो इनकी जो सीड्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और जो ऑयल बेयरिंग सेल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये जो क्रश्ड सीड्स हैं, फिर उन्हें कंटेनर्स में वाटर के साथ 70 to 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो रप्चर्ड सीड्स हैं उन्हें एक क्लोज्ड कंटेनर में 70 to 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, स्टीम जैकेट में हीट किया जाता है। अगेन प्रोसेस यहाँ पर भी सेम रहा। सबसे पहले क्या किया, तुमने क्रश कर दिया। क्रश करने से क्या हुआ कि जो सीड के अंदर ऑयल बेयरिंग सेल्स थे वो एक्सपोज हो गए। फिर क्या किया, स्टीम पास की। जैसे ही स्टीम जाएगा, तो अब क्योंकि ऑयल बेयरिंग सेल्स वाइडली एक्सपोज हो गए हैं, तो स्टीम सेल्स के अंदर जाके ऑयल बेयरिंग सेल्स में से ऑयल को डिसॉल्व करके बाहर ले आती है। स्टीम को ठंडा कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कई बार हाइड्रोलिक प्रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डिसॉल्व करके बाहर लिया, जो रिमेनिंग मैटर है उसको रोलर्स के बीच में प्रेस कर दिया, जिससे जितना भी अंदर कंपोनेंट उसमें है वो भी निकल आए अच्छी तरह से, जो सीड मटेरियल है वो एग्जॉस्ट हो जाए। और फिर ये जो स्टीम के थ्रू ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, इससे सेपरेट कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो एग्जॉस्टेड सीड्स हैं जिन्हें हम ऑयल केक्स भी कहते हैं, इन्हें सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है, राइट। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपने सबसे पहले स्टील रोलर्स के बीच में सीड्स को पास करके उनका साइज रिडक्शन किया। साइज रिडक्शन करने के बाद सिमिलर प्रोसेस जैसा कि आप रेंडरिंग में कर रहे थे, आपने उनको कुक किया 70 to 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम जैकेट्स। कुक करने से क्या हुआ, वो जो स्टीम था ऑयल बेयरिंग सेल्स के अंदर से गया और ऑयल कंपोनेंट को डिसॉल्व करके बाहर निकाल लाया। हाइड्रोलिक प्रेस से उस ऑयल केक को प्रेस करके जितना भी उसमें ऑयल था उसको निकाल लिया। ऑयल केक्स को, एग्जॉस्टेड ऑयल केक्स को आपने अलग कर दिया और जो ऑयल कंपोनेंट है उसको आपने फिर सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से प्रेसिंग प्रोसेस का जो बेसिक कंसेप्ट है कि आप ऑयल बेयरिंग सेल्स को एक्सपोज करेंगे, स्टीम को पास करेंगे और स्टीम को पास करके आप उसको
आइसोलेट कर देंगे, ऑयल को डिसॉल्व करके सेल से बाहर ले आएंगे। ये जो स्टेप है ये रेंडरिंग में और प्रेसिंग में दोनों में सेम रहता है, राइट। अब हम थर्ड प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं, वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। रेंडरिंग में और प्रेसिंग में हमने देखा कि सॉल्वेंट क्या यूज हुआ है, स्टीम रप्चर्ड सेल के अंदर जा रहा है, ऑयल को डिसॉल्व बेयरिंग सेल्स के अंदर से जो ऑयल है उसे डिसॉल्व करके बाहर ले आ रहा है। ऑन कॉन्ट्रैरी टू दिस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो है उसमें आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। बाय डेफिनेशन वी ऑल नो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि लिपिड्स की सॉल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसलिए वो ऑयल बेयरिंग सेल से उसे सॉल्युबलाइज करके बाहर निकाल लाएगा। स्टेप क्या होता है, इसको कई बार काउंटर करेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। स्टेप क्या होता है, सीड्स को चार्ज किया जाता है, जिसमें ऑयल बेयरिंग सीड्स हैं उनको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में चार्ज किया जाता है। अगेन वही रोलर्स के बीच में डालकर उन्हें प्रेस किया जाता है, क्रश किया जाता है, जिससे क्या हो, उनके जो सेल्स हैं वो एक्सपोज हो जाएं। उसके बाद इस तरह से रोलर्स के बीच में डाल के इन सीड्स को क्रश कर दिया, फिर ये एक बेल्ट पे मूव करते हैं और इस बेल्ट के ऊपर से यहाँ सॉल्वेंट को स्प्रे करा जाता है। जब ये क्रश्ड सीड के ऊपर से आप सॉल्वेंट को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, क्रश्ड सीड्स में ऑयल बेयरिंग सेल्स जो हैं एक्सपोज हो गए। सॉल्वेंट जब उसमें डलता है तो क्योंकि ये सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी रखता है, इसलिए सॉल्वेंट इनके अंदर से जाकर जितना भी लिपिड कंपोनेंट है इसको डिसॉल्व करके बाहर ले आएगा। तो इस मूविंग बेल्ट पे जो आपके एग्जॉस्ट ये क्रश्ड सीड्स हैं, जहाँ जिस पे एक्सट्रैक्शन चल रहा है उसको मूव करते रहते हैं। तो जितना यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुआ, जितना रिमेन हुआ इस यहाँ पर हो गया, इस स्प्रे के नीचे हो गया, जितना रिमेनिंग हो गया यहाँ पे हो गया स्प्रे के नीचे, जितना रिमेनिंग हुआ यहाँ पे यूज़ हुआ, और फिर फाइनली ये जो एग्जॉस्टेड ऑयल केक्स रहते हैं इन्हें अलग यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो कलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एग्जॉस्टिव ऑयल केक्स अलग कर देते हैं, और ये जो यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्युबल है उसको यहाँ पे नीचे पंप के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है, सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया जाता है या फिर डिस्टिलेशन के थ्रू आइसोलेट कर दिया जाता है, और आपके पास जो फैट एंड ऑयल है, रिमेनिंग जो पोर्शन रह जाता है वो आपका फैट एंड ऑयल रह जाता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और रेंडरिंग एंड प्रेसिंग में इन दोनों जो प्रोसीजर्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ आपका सॉल्वेंट का। वहाँ पर भी तीनों प्रोसीजर में आपको क्रश करके एनिमल टिश्यू हो, चाहे उसे चॉप करके, या वेजिटेबल मटेरियल हो तो उसे क्रश करके ऑयल बेयरिंग सीड्स को एक्सपोज करना है। उसके बाद अगर आप रेंडरिंग या प्रेसिंग कर रहे हैं तो स्टीम यूज़ करके ऑयल बेयरिंग सेल से ऑयल्स को बाहर निकालना है, और अगर आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करके ऑयल बेयरिंग सीड से उसे बाहर निकालना है। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जाता है ऑयल्स और फैट्स का। लेकिन अब एक्सट्रैक्शन सफिशिएंट नहीं, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो मैनी अदर कंपोनेंट्स भी साथ में एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। कौन से कंपोनेंट साथ में एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिनकी सिमिलर सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है लिपिड्स के साथ। भाई सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, कई सारे और कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनकी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी होगी या फिर स्टीम के साथ जो सॉल्युबलाइज होंगे। अब वहाँ पे जब आपने चॉपिंग करी एनिमल मटेरियल की या क्रश किया उसे रोलर्स के बीच में, तो ऑयल बेयरिंग सेल्स के अलावा बहुत सारे ऑल सेल्स भी एक्सपोज होते हैं और वो आ जाते हैं। लेकिन आपको तो फैट एंड ऑयल प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए ना फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन के बाद यू विल हैव टू रिफाइन, राइट, refine the crude fat and oil. तो crude oil extracted is refined to remove suspended and colloidal matters, free fatty acid content and other odoriferous substance. odoriferous मतलब जो उसमें स्मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में जनरली उनकी या तो कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, जैसे तुम्हारे सरसों के तेल में हो गई, नहीं तो अदरवाइज वो ऑर्डरलेस होते हैं। तो अगर कोई ऑर्डरी फेरस सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है,
कोई भी स्मेल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है तो उसको आइसोलेट करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो 2 मेथड से की जा सकती है। सबसे पहला फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस एंड सेकेंड इज केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस। नाउ हाउ विल यू डिसाइड टू दैट फिजिकल रिफाइनिंग कैसे होनी है और केमिकल रिफाइनिंग कैसे होनी है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल रिफाइनिंग। फिजिकल रिफाइनिंग फैट्स एंड ऑयल्स में तब यूज़ की जाती है जब हाई फ्री फैटी एसिड कंटेंट है। व्हाट इज FFA? फ्री फैटी एसिड कंटेंट। अगर फैट एंड ऑयल में जिसको आपने एक्सट्रैक्ट आइसोलेट किया है फ्री फैटी एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप फिजिकल रिफाइनिंग यूज़ करें। फिजिकल रिफाइनिंग 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप है आपका डीमगिंग, दूसरा स्टेप है आपका ब्लीचिंग और तीसरा स्टेप है डीऑर्डराइजिंग या उसे कई बार हम स्ट्रिपिंग भी कहते हैं। व्हाट इज डीमगिंग? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉस्फोटाइड्स जैसे गम्स हो गए, लेसिथिन्स हो गए फ्रॉम क्रूड वेजिटेबल ऑयल टू इम्प्रूव द फिजिकल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेट फर्दर प्रोसेसिंग। प्लांट्स में क्या अकेला ऑयल प्रेजेंट है? नहीं, गम्स भी प्रेजेंट है, अदर प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक लेसिथिन्स वगैरह भी प्रेजेंट है। तो जब भी प्रेसिंग होती है या एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो ऑयल्स के साथ साथ गम्स और लेसिथिन्स वगैरह की भी सेम सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है जैसे ऑयल की होती है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें गम्स और लेसिथिन्स अपने ऑयल में नहीं चाहिए। तो डीमॉगिंग प्रोसेस क्या है? डीमॉगिंग प्रोसेस है हाउ दीज गम्स, लेसिथिन्स, फॉस्फोटाइड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। उससे क्या होता है? अनवांटेड मटेरियल के रिमूव होने से जो ऑयल की स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती है और एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है। उसमें मतलब उस अनवांटेड मटेरियल नहीं है, सिर्फ ऑयल है, सरसों का तेल है, इसमें अदर चीज़ें नहीं है, या कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इसमें अदर थिंग्स प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सेप्टेबिलिटी भी आपके कंपाउंड की बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेप क्या है फिजिकल रिफाइनिंग का? ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का क्या मतलब होता है? ब्लीचिंग हम लेमन लैंग्वेज में जानते हैं, उसमें से पिगमेंट्स या कलर्स को रिमूव करना। ठीक है, अगर हम जनरली देखें तो ऑयल्स में जब हम वेजिटेबल प्रोडक्ट से या फिर उसको एनिमल टिश्यू से आइसोलेट करते हैं तो मेनी टाइम्स कुछ कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स उसमें आ जाते हैं, तो यू विल हैव टू रिमूव दैट कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स। तो ब्लीचिंग कैसे करते हैं? इनके लिए एड्जॉर्बेंट क्ले लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक्टिवेटेड चारकोल हो गई या और एड्जॉर्बेंट क्ले हो गई। एड्जॉर्बेंट क्ले की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये अपने ऊपर जो पिगमेंट है उसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑयल या फैट लिया, उसको लिक्विडफाइड फॉर्म में किया, अगर फैट है, ऑयल है तो वो लिक्विड है ही, उसमें एड्जॉर्बेंट क्ले डाल के उसको स्टे करने दिया, अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर दिया। क्ले है तो डिज़ोल्व नहीं होगी, सस्पेंड हो जाएगी अच्छी तरह से, और फिर उसको रेस्ट करने दिया। जितने भी पिगमेंट्स होंगे वो सब आके एड्जॉर्बेंट क्ले के ऊपर चिपक जाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया? इस सैंपल को फिल्टर कर दिया। तो इस तरह से जितने भी कलर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स उसमें थे उन सब को एड्जॉर्बेंट क्ले के ऊपर एड्जॉर्ब करके आपने उसे ब्लीच कर दिया। आपके फैट एंड ऑयल को ब्लीच कर दिया आपने, उसके अंदर के जो पिगमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया। राइट, तो सेकेंड स्टेप जो फिजिकल रिफाइनिंग का था वो क्या था? ब्लीचिंग। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ फिजिकल रिफाइनिंग इज स्ट्रिपिंग और डीओडराइजिंग। राइट, डीओडराइजिंग, ओडर को रिमूव करना। डीओड्रेंट आप लगाते हैं, डीओड्रेंट मतलब ओडर को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी डीओडराइजिंग क्यों हमने कहा है? डीओडराइजिंग मतलब अगर ऑयल में, फैट में कोई ओडराइजिंग सब्सटेंस आ गया है तो उसको रिमूव करना है। ओडर कौन प्रोड्यूस करेगा? खुशबू किससे प्रोड्यूस होती है? ठीक, ओडर उनसे प्रोड्यूस होती है जो वॉलेटाइल होते हैं, ईजिली वॉलेटाइल होते हैं। इसीलिए तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर में भी वॉलेटाइल होकर आपके नोज तक पहुंच पाते हैं और आप उसे एज ओडर परसीव कर पाते हैं। तो डीओडराइजिंग का प्रिंसिपल ही यही है। डीओडराइजिंग, स्ट्रिपिंग मतलब खींच के निकालना। तो डीओडराइजिंग इज अ स्ट्रिपिंग प्रोसेस इन विच गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रिपिंग एजेंट, कौन सा स्ट्रिपिंग एजेंट यूज कर रहे हैं? स्टीम, इज पास्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन। भाई यहाँ पर तुम्हारा
फैट एंड ऑयल का कंटेनर ले लिया, इससे फिर से स्टीम पास की। जब इससे हाई टेम्परेचर पे स्टीम पास की तो उसके अंदर अगर कोई ओडोरिफेरस सब्सटेंस है, वो ओडोरिफेरस क्यों है? क्योंकि वो ऑयल और फैट के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल होने से वो इवेपोरेट होके ओडर प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो जब यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर से आप स्टीम को पास करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं जिनके कारण ओडर प्रोड्यूस हो रही है, वो स्टीम के साथ डिसॉल्व होकर बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खींच कर हमने बाहर निकाल दिया। हमने क्या किया, स्ट्रिपिंग करी। हमने क्या किया, स्ट्रिपिंग करी। तो स्ट्रिपिंग इज डन बाय passing a given amount of stripping agent like steam for a given period of time through a hot oil solution at low pressures। तो लो प्रेशर्स पे जब हॉट ऑयल के हॉट सोल्यूशन को लो प्रेशर्स पे रख के उसमें जब स्टीम को पास किया जाता है तो ऑयल के अंदर कोई अगर ओडर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है तो वो स्टीम के साथ स्ट्रिप आउट हो जाता है, खिंच कर बाहर चला जाता है। तो दिस स्टेप इज़ नोन एज स्ट्रिपिंग। तो इसमें हमने ये फिजिकल रिफाइनिंग में हमने तीनों स्टेप किया। पहला, जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस थे उनको रिमूव कर दिया। सेकंड, उसमें अगर कोई पिगमेंट है, कलर प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस है, उनको हमने रिमूव किया। और तीसरा, उसमें कोई ओडर प्रोड्यूस करने वाला कंपोनेंट है, स्मेल प्रोड्यूस करने वाला कंपोनेंट है, उसको भी हमने स्ट्रिपिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दिया। तो फिजिकल रिफाइनिंग आप कब यूज़ करेंगे? फिजिकल रिफाइनिंग आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास ऐसा फैट एंड ऑयल है जिसका फ्री फैटी एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब फाइनली आई कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ केमिकल रिफाइनिंग। अगर फ्री फैटी एसिड कंटेंट आपके फैट और ऑयल में कम है तो जो केमिकल रिफाइनिंग आप यूज़ करते हैं वो है वो है केमिकल रिफाइनिंग। केमिकल रिफाइनिंग में भी अगेन 3 प्रोसीजर्स हैं। स्टेप नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम है, ब्लीचिंग और डीओडराइजिंग। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है सिर्फ स्टेप नंबर 1 में। फिजिकल रिफाइनिंग अगर आप देखें तो फिजिकल रिफाइनिंग में स्टेप नंबर 1 था डीमगिंग। यहाँ पर केमिकल रिफाइनिंग में फर्स्ट स्टेप इज न्यूट्रलाइजिंग। बात समझिए आप मेरी। फिजिकल रिफाइनिंग अगर फ्री फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा था, आपने फिजिकल रिफाइनिंग करी, फ्री फैटी एसिड कंटेंट, गम, लेसिथिन, इसको फिजिकल मेथड के थ्रू आपने इनको आइसोलेट किया। लेकिन अगर फ्री फैटी एसिड कंटेंट बहुत कम है, गम्स, लेसिथिन वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो आप सिंपल न्यूट्रलाइजेशन करके ही उन्हें रिमूव कर सकते हैं। फ्री फैटी एसिड्स हम देख चुके हैं। फ्री फैटी एसिड उन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ग्लिसरॉल के साथ कॉम्प्लेक्स में नहीं है। आपका सैंपल क्या है? आपका सैंपल है फैट एंड ऑयल का। उसमें फैट एंड ऑयल में सारे फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होने चाहिए। तो उसमें अगर कोई फ्री फैटी एसिड है तो वो एज एन इम्प्योरिटी हुआ, राइट? क्योंकि वो फ्री है, ट्राइग्लिसराइड के साथ कॉम्प्लेक्स में नहीं है, ग्लिसरॉल के साथ वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ है, इसलिए अगर हम उसमें एल्कलाइन सोल्यूशन डाल दें, बेस का एल्कलाइन सोल्यूशन डालते हैं तो वो जो फ्री फैटी एसिड है वो एल्कली के साथ रिएक्ट करके सोप बना देता है। एसिड भाई फ्री फैटी एसिड है ना, FFA, आपने बेस डाल दिया NaOH। अब इन दोनों का पिछला फैटी एसिड के लेसन में हम डिटेल में देखते हुए चले आ रहे हैं। ये क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड। ये क्या बने तुम्हारे? सॉल्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड। और ये सॉल्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं? सोप कहते हैं। तो यहाँ पर सोप बना के न्यूट्रलाइज करके आप उसको सेपरेट कर सकते हैं अगर फ्री फैटी एसिड का कंटेंट कम है तो। बस उसमें से फैटी एसिड रिमूव कर दिया। सेकेंड स्टेप में ब्लीच कर दिया, कोई भी उसमें पिगमेंट है, एब्जॉर्बेंट क्ले डाली, मिक्स किया, सारे जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्बेंट क्ले पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और थर्ड स्टेप में आपने उसमें अगर कोई ओडीफेरस सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए स्टीम को पास करके हॉट ऑयल या फैट सोल्यूशन में स्टीम को पास करके स्ट्रिप आउट कर दिया, उस ओडरीफेरस सब्सटेंस को स्ट्रिप आउट कर दिया। तो दिस वाज
केमिकल रिफाइनिंग। सो इस स्लाइड में, इन पीपीटीज़ में मैंने समराइज़ किया है कि क्या सोर्सेज होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के, किस तरह से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन के बाद हम कैसे उन्हें फिजिकल और केमिकल मेथड्स के बिहाफ पर रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट isolation and refining of fats and oils. Hope you must have understand the lesson very well. Thank you.